चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे मुंगेली जिला के बारे में। आज देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है मुंगेली जिला के संदर्भ पर। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं उसमें और कौन कौन से फैक्ट्स उसमें आते हैं। ठीक है, तो देखिए मुंगेली जिला समझते हैं मुंगेली जिला के बारे में ऐतिहासिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से और इसकी प्रशासनिक स्थिति क्या है, उन सभी बिंदुओं पर। देखिएगा, मुंगेली जिला जो है इसका अपना एक इतिहास रहा है। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये एक जिला है जिसका गठन कर दिया गया 2012 में। ठीक है, 2012 में ये गठित हुआ। अब मुंगेली जिले का जो इतिहास रहा है वो बहुत छोटा इतिहास नहीं है। ठीक है, कारण क्या है, इसका इतिहास जो है, चूंकि ये बिलासपुर से संबंधित था। ठीक है, अगर आप याद रखे होंगे तो आपको जानकारी है कि बिलासपुर जो है 1861 में निर्मित हुआ। ठीक है, 1861 में बिलासपुर जो है, रायपुर जो है और संबलपुर जो है ये निर्मित हुए। लेकिन क्या मुंगेली कहाँ था, या मुंगेली का स्तर कहाँ था, या मुंगेली का क्रम कहाँ था, तो ये दो बिंदु जो है ये बहुत मुख्य बनते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हम मुंगेली को थोड़े पुराने ऐतिहासिक रूप से ढूंढें तो हमको ये समझ में आता है कि जो मुंगेली जिला है, ठीक है, ये वर्तमान में आज अपना एक जिला है, वर्तमान में अपना एक परिदृश्य रखता है, 2012 के अनुसार रखता है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसकी क्या स्थिति थी, तो याद रखिएगा कलचुरी शासन के समय अगर हम देखें मध्यकाल का इतिहास जो हमारा छत्तीसगढ़ का है, उस इतिहास के समय मुंगेली का जो अस्तित्व था, ये अस्तित्व था, याद रखिएगा, यानी इसकी शासन प्रणाली अगर आप देखेंगे तो शासन प्रणाली किससे क्रम करती थी, नावागढ़ से क्रम करती थी। ठीक है, नावागढ़ जो आज वर्तमान में कहाँ है, बेमेतरा में है। ठीक है, नावागढ़ जो है वर्तमान में बेमेतरा में है, लेकिन इसकी प्रशासन इकाई, मुंगेली की प्रशासन इकाई कहाँ से चलती थी कलचुरी वंश में, नावागढ़ से चलती थी। ठीक है, तो नावागढ़ क्षेत्र से मुंगेली जो है प्रशासित होता था या शासित रूप से चलता था ये। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्रमिक रूप से देखेंगे तो आपको जानकारी होगा कि कलचुरियों का इतिहास जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यानी कलचुरी का जो क्रम था 1741 में भास्कर पंत के आक्रमण के बाद ये चीजें खत्म होने लगी। ठीक है, उसके बाद 1758 में पूर्णतः जो है मराठा शासन आ गया, है ना, 1758 में। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे क्रम को, तो जब मराठा शासन आया, ठीक है, तो मराठा शासन का जो पूरा समय था वो नवागढ़ से ही क्रियान्वित होता था, यानी कि मुंगेली का जो क्षेत्र था। ठीक है, तो मुंगेली का जो क्षेत्र था उसके संदर्भ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मुंगेली का क्षेत्र या क्रम जो है ये पहले दौर पर कहां था, तो याद रखिएगा पहले ये नवागढ़ से संबंधित था या नवागढ़ क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, आज वर्तमान में कहां है, तो बेमेतरा आपका नवागढ़ क्षेत्र अलग हो चुका है और मुंगेली आपका अलग जिला बन चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि 1741 और 1758 के बाद जब मराठा जो है ये भी समाप्त, मराठा शासन आ गया यहाँ पर। ठीक है, आपको जानकारी है कि 1758 के बाद से यह मराठा शासन जो है ये धीरे धीरे काम करने लगा। ठीक है, हालांकि 1741 से देखिए, चूंकि देखिए ये बिलासपुर का क्षेत्र है और बिलासपुर का क्षेत्र है, इसका मतलब यहां से शासन प्रणाली किसकी थी, रतनपुर शासन प्रणाली थी, है ना। बिलासपुर शासन प्रणाली के अंतर्गत अगर आप इसको देखेंगे या समझेंगे तो इसके अंतर्गत आपको जानकारी है कि यहां पर मराठा शासन प्रणाली जो है, आप इसको देख पा रहे हैं, यहां पर देखिएगा ये जो बिलासपुर का क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका बिलासपुर का क्षेत्र हो गया। ये देखिएगा ये कुछ इस तरीके का रतनपुर शासन प्रणाली का अंतर्गत। ठीक है, तो ये रतनपुर शासन प्रणाली जो है, याद रखिएगा ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ठीक है, ये बिलासपुर हो गया आपका, रतनपुर क्षेत्र हो गया आपका। ठीक है, और इसी के अंतर्गत पूरी शासन प्रणाली जो है ये क्रियान्वित होती थी। ठीक है, लेकिन जो मुंगेली था, ये जो मुंगेली है आपका, ये वाला हिस्सा जो है ये क्रियान्वित होता था आपके नावागढ़ से। ठीक है, ये नावागढ़ क्षेत्र जो है वर्तमान बेमेतरा में है, पहले आपका दुर्ग क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, यानी कि अगर आप बोलेंगे कि दुर्ग कहां से कहां तक था, तो ये हिस्सा आपका दुर्ग था कुछ इस तरीके से, और पहले अगर आप जाएंगे तो ये पूरा हिस्सा आपका दुर्ग क्षेत्र का है, ये पूरा का पूरा हिस्सा दुर्ग है। ठीक है, तो नवागढ़ प्रणाली से ही आपका मुंगेली जो है या मुंगेली का शासन जो है वो क्रियान्वित होता था। ठीक है, अब इसके बाद याद रखिएगा
कि जैसे ही मराठा शासन जो है आया तो भी ये नवागढ़ से ही क्रियान्वित होने लगा, नवागढ़ क्षेत्र से क्रियान्वित होता था। लेकिन इसके बाद आपको याद रखना है कि जैसे ही समय आता है 1818 का, ठीक है, 1818, और इसके बाद देखिएगा आंग्ल मराठा युग जो है वो चलने लगा। आंग्ल मराठा युग आया इस समय, और आंग्ल मराठा युग का जो पूरा समय था, ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि इस समय से लेकर जैसे ही मराठा शासन का पूरा क्रम आगे बढ़ता है, आप लोग को कोटपाड़ की संधि याद होगी, ठीक है, कोटपाड़ की संधि के बाद से बस्तर का क्षेत्र जो है ये मराठा शासन धीरे धीरे अधीन होने लगा। और उसके बाद अंततः अगर आप पूरी कहानी को अंत रूप से देखेंगे तो समय आता है 1854 का, 1854, ठीक है, जब लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाई, ठीक है, 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, हड़प नीति लेकर आया। और इसी के अंतर्गत क्या हुआ कि नागपुर का प्रशासन, ठीक है, नागपुर का प्रशासन चला गया किसके अंतर्गत, ब्रिटिश काल के अंतर्गत या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चला गया। और चूंकि नागपुर प्रशासित करता था किसको, छत्तीसगढ़ को, ठीक है, नागपुर प्रशासित करता था छत्तीसगढ़ को। अंततः क्या हुआ कि सभी कुछ यानी कि नागपुर के प्रशासन या मराठा शासन की जितनी इकाइयां थी सभी की सभी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो यहां पर घटना क्या घटा, मतलब इतिहास को यहां जानने का मतलब क्या था, तो यहां पर याद रखिएगा कि 1854 के बाद से, ठीक है, 1854 के बाद से जब छत्तीसगढ़ की बात की जाती है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बात की जाती है, तो यहां पर 3 तहसील बनाए गए 1855 के समय, ठीक है। कौन कौन से तहसील थे, वो था आपका बिलासपुर, रायपुर और संभलपुर, ठीक है, ये 3 तहसील बने इस समय, ठीक है। जैसे ही अंग्रेजों का शासन इस क्षेत्र में आया 3 तहसील बने। 3 तहसीलों के बाद जैसे ही एक साल और बीता तो यहां पर बन गया आपका धमधा और नवागढ़, ठीक है। 56 के समय में धमधा और नवागढ़ बना तहसीलों के तौर पर, याद रखिएगा। मैं यहां पर इसको इसलिए लेकर चल रहा हूं ताकि आपको ये बता पाऊं कि मुंगेली कब बना है, यानी मुंगेली को तहसील कब बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि मुंगेली को तहसील बनाया गया था 1860 में। मुंगेली जो है एक तहसील बनकर खड़ा हुआ या इसको तहसील बना दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको याद रखना है कि 1860 में मुंगेली जो है एक तहसील के रूप में जाना जाता था। आज 142 साल हो चुके हैं लगभग, उस समय से लेकर अगर आज कैलकुलेट करेंगे आप तो लगभग मुंगेली जो है आज एक स्थिति में आ चुका है, ठीक है। यानी 2012 की स्थिति में अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो 142 साल तक का अगर आप समय देखेंगे तो उसके बाद ये जिला बना है। यानी 1860 में मुंगेली को तहसील बनाया गया, ठीक है। मुंगेली क्या बना, तहसील बना, ठीक है। तो मुंगेली जो तहसील बना तो इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, ठीक है। रतनपुर क्षेत्र से ही ये चलता था अभी तक और रतनपुर क्षेत्र से ही ये क्रियान्वित होने लगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेजों शासन के कारण तहसीलदारी प्रथा लाई गई और तहसीलदारी प्रथा के अंतर्गत मुंगेली को 1860 में क्या बना दिया गया, तहसील बना दिया गया, ठीक है। मुंगेली को तहसील बनाया गया। अब मुंगेली को जब तहसील बनाया गया तो उसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि 1892 का समय आया, ठीक है। 1892 का समय जब आया तो इस समय नगर पालिका परिषद, ठीक है, यानी नगर पालिका के तौर पर मुंगेली को बनाया गया, ठीक है। और इसी समय यहां एक थाना, ठीक है, यानी मुंगेली थाना का निर्माण किया गया जो कि एक भवन के तौर पर चलाया जाता था, यानी कि इसमें एक कमरे थे और एक ही कमरे में ये थाना चलता था, ठीक है। वर्तमान में इसी थाने को बदलकर सिटी कोतवाली थाने के तौर पर जाना गया मुंगेली क्षेत्र में, ठीक है। ये अलग कहानी है, छोटी सी कहानी है, लेकिन इतना याद रखिएगा 1892 में इसको नगर पालिका बना दिया गया। और उसके बाद आगे जो आप कहानी देखते हैं यानी मुंगेली का जो क्षेत्र देखते हैं वो सीधे से आपको नजर आता है कि 2012 में मुंगेली को एक जिला बनाया गया, ठीक है। तो इसका मात्र जिला क्या था, बिलासपुर, मात्र जिला बिलासपुर रहा है इसका, ठीक है। 2012 में ये कटकर किसके समय बनाया गया है, भाजपा सरकार थी इस समय, ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा। उस समय 9 जिलों का जब गठन किया गया उसमें से मुंगेली भी एक जिला था आपका, ठीक है, याद रखिएगा मुंगेली।
तो मुंगेली के क्रम पर यानी मुंगेली के प्रशासन क्रम पर ये इसका एक इतिहास है छोटा सा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुंगेली क्षेत्र पर आपको जो भी याद रखना है, आप याद रखेंगे कि रतनपुर से प्रशासित होता था, नवागढ़ से प्रशासित होने लगा, और उसके बाद आते वाले क्रम पर, ठीक है, तहसील बना दिया गया, यानी कि अंग्रेजों के काल में से तहसील बना दिया गया 1860 में, और उसके बाद ये क्रम आगे बढ़कर धीरे धीरे नगर पालिका परिषद और उसके बाद एक जिला का निर्माण किया गया यहाँ, यानी गठन किया गया, ठीक है। तो एक छोटी सी क्रमबद्ध कहानी आपको थोड़ी सी याद रखनी है इसमें। इसके बाद देखिएगा जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप इसको प्रशासनिक देखिए, अब मुख्यतः आपको याद रखना है कि इस क्षेत्र में 4 बिंदुओं को मुख्यतः याद रखिए, किसी भी क्षेत्र के लिए 4 बिंदु मुख्यतः याद रखिए। पहला बिंदु होगा प्रशासन, ठीक है। दूसरा बिंदु होगा सामाजिक स्थिति, और तीसरा बिंदु होगा इसका आर्थिक स्थिति, और चौथे बिंदु पर हम बात करेंगे जो कि इसकी भौगोलिक स्थिति होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर्यटन का स्थायित्व क्या है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन 4 प्रमुख बिंदुओं में सबसे पहले आप देखिएगा कि इसके प्रशासन की बात करते हैं, तो प्रशासन के क्रम पर, ठीक है, प्रशासन के क्रम पर आपको याद रखना है कि जो इसकी प्रशासनिक स्थिति है, इसकी जो प्रशासनिक स्थिति है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के तौर पर देखिएगा, इसका क्षेत्रफल है 2705 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा 2011 के क्रम पर हम लोग सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो भी क्षेत्रफल, जनसंख्या या जितने भी जानकारियां हैं, हो सकता है कि आपको इसमें बदलाव नजर आ सकता है। कहने का मतलब है कि अगर हम आज वर्तमान स्थिति से देखते हैं तो वर्तमान स्थिति के साथ 2023 के अनुरूप इसके जो क्रमबद्धता है उसमें परिवर्तन हो सकता है। इसलिए 2 बातें याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो यही है कि प्रशासन के कुछ गिनतियों को आपको थोड़ा याद नहीं करना है, बस एक सामान्य तौर पर जानकारी रखना है कि ये मुंगेली जो है बिलासपुर से कटकर अलग हुआ, इसका लगभग सामान्य क्षेत्रफल क्या रहा है, और इसका जो जनसंख्या रहा है या पॉपुलेशन क्या रहा है वो क्या रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा क्षेत्रफल, उसके बाद आता है इसका जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या जो है ये सामान्य तौर पर उस समय जो है याद रखिएगा लगभग 2 लाख के आसपास था, यानी कि जब मुंगेली जो है अलग हुआ तो 2,50,000 के आसपास की जनसंख्या थी। लेकिन वर्तमान जनसंख्या को अगर हम तुलनात्मक रूप से भी देखते हैं तो इसकी वर्तमान जनसंख्या जो है 6 लाख के आसपास करीब होती है, ठीक है। 5 से 6 लाख के आसपास होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा साक्षरता की बात करते हैं तो इसका साक्षरता प्रतिशत जो है ये थोड़े बेहतर है, यानी 72% इसके साक्षरता प्रतिशत है। मुंगेली क्षेत्र है, बिलासपुर से लगा हुआ, ठीक है। और इसी के साथ इसका लिंगानुपात याद रखिएगा, सेक्स रेशियो जो है यहां का 979, ठीक है। 979 यहां का सेक्स रेशियो रहा है, ठीक है। अभी बिल्कुल परिवर्तन होगा इसमें क्योंकि 2011 के अनुसार है ये सब कुछ, तो परिवर्तनीय रूप से याद रखिएगा कि जब तक आप एग्जैक्टली डेटा जो कि अप्रैल के बाद आपको मिलने वाला है वो डेटा से एक बार कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद वापस इसको मैं एक बार बताऊंगा इस पे, ठीक है। तो अप्रैल के जो डेटा, जब भी अप्रैल या फिर मई में जो डेटा आएगा, हम एक बार उस पर पूरी तरीके से जनसंख्या और जनगणना पर डिस्कस करेंगे। वो आपके अप्रैल लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। लिंगानुपात के बाद देखिएगा यहाँ का जो क्षेत्र है, ठीक है, पहले तो डेंसिटी याद रखिएगा, यानी जनसंख्या घनत्व 166 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का क्रम जो है वो 166 है। और इसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा कि यदि हम लोग यहाँ पर नेशनल हाईवे देखते हैं तो यहाँ की जो नेशनल हाईवे है वो है आपका 130A, ठीक है। यहाँ पर नेशनल हाईवे है 130A, और इसके साथ आपको थोड़ा तहसील याद रखना है। तो तहसीलों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 5। यानी जब ये निर्मित हुआ था तो यहाँ तहसीलों की संख्या केवल 3 थी, वर्तमान में यहाँ पर 5 तहसील हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें नाम है आपका मुंगेली, लोरमी, पथरिया। बेसिकली यही 3 तहसीलों से बना था ये क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद लालपुर थाना और
जरहा गांव, सबसे नया तहसील याद रखिएगा जरहा गांव है। ठीक है, ये 5 क्षेत्र याद रखिएगा, मुंगेली, लोरमी, पथरिया, लालपुर थाना, जरहा गांव। ठीक है, तो ये 5 तहसीलें का निर्माण किया गया, यानी 5 तहसील जो है वर्तमान में जो लालपुर थाना है और जरहा गांव है, सबसे नया तहसील आपका जरहा गांव बना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां पर जो नगर पालिका परिषद है, ठीक है, उसके क्रम पर याद रखिएगा इनकी संख्या 2 है। ठीक है, नगर पालिका की संख्या 2 है। और इसी के अंतर्गत आपको याद रखना है कि पूरा जो क्रम है, ठीक है, यानी जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और तहसील और नगर पालिका। हाँ, ब्लॉक की संख्या पे याद रखेंगे, जो ब्लॉक की संख्या है, ठीक है, यानी जनपद की जो संख्या है या फिर विकासखंड की संख्या है वो अभी भी 3 ही है, उसमें बदलाव नहीं किया गया। आपको जानकारी होगा कि हमारी तहसीलों की संख्या केवल बढ़ रही है, विकासखंड अभी भी 146 ही है। ठीक है, जिसके कारण आज भी जो विकासखंड है आप गिनती में कम ही रखेंगे, यानी उसी संख्या पर रखेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में ब्लॉक की संख्या भी 3 है। ठीक है, तो जितने भी क्रम होगा, विकासखंड होगा, सभी 3 ही होगा, ब्लॉक भी 3 होगा। ठीक है, इस क्रम पर प्रशासनिक स्थिति को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ की जो प्रशासन है, उस प्रशासन में पहले मैप पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हालांकि इससे थोड़ा सा अलग मैप थोड़ा बनता है, लेकिन याद रखिएगा थोड़ी सी लंबाई के कारण हम इसको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस पे देखिएगा यहाँ पर कि जो मैप है आपका, उस मैप के अनुरूप हम लोग थोड़ा सा पहले तहसील देखते हैं, उसके बाद इसके जो बाहर के जो जिले हैं उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मुंगेली। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है मुंगेली, और मुंगेली के क्रम पर यानी बिलासपुर से कटकर अलग हुआ मुंगेली, बिलासपुर के, याद रखिएगा बिलासपुर का जो क्रम है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिलों को स्पर्श करता है और कौन कौन से जिले यहाँ पर सीमावर्ती हैं वो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो देखिएगा इस तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ जो है वो है कबीरधाम, कबीरधाम। ठीक है, दक्षिण की तरफ आएंगे तो दक्षिण की तरफ आपका जो क्षेत्र है उसमें 2 जिले आते हैं आपका, एक बेमेतरा और एक आता है आपका बलौदा बाजार। ठीक है, इस तरफ आपका बिलासपुर और इस तरफ है आपका गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, और यहां पर का जो क्षेत्र है वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा ये सीमावर्ती जो जिले हैं, सीमावर्ती राज्य है, उस क्रम पर आपको याद रखना है थोड़ा सा मुंगेली के बारे में। ठीक है, अब मुंगेली के बारे में देखिएगा, इसका जो क्रम है मुंगेली के बारे में जो हमारे पास कुछ विशेष फैक्ट होते हैं उसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो ये क्षेत्र है, ठीक है, यानी शहडोल वाला जो क्षेत्र है, और शहडोल के बाद ये जो रीजन है आपका, ये पूरा का पूरा अचानक कमार रीजन है। ठीक है, अमरकंटक और अचानक कमार रीजन है। ठीक है, ये अमरकंटक का क्षेत्र और अचानक कमार रीजन का जो क्षेत्र है ये पूरी तरीके से मैकल श्रेणी क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, यदि आप मैकल श्रेणी क्षेत्र को देखेंगे तो मैकल श्रेणी क्षेत्र जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। कहने का मतलब है कि मैकल श्रेणी जो क्षेत्र है ये कबीरधाम की तरफ चला जाता है, कबीरधाम में, ठीक है, इसका विस्तार है, और यहां से मध्य प्रदेश की तरफ से गोरेला, पेंड्रा, मरवाही तक का इधर ये चला जाता है आपका मैकल श्रेणी क्षेत्र। ठीक है, तो ये मैकल श्रेणी क्षेत्र जो है ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है।
हाँ, इसी का हिस्सा है, ठीक है। यानी मैकल श्रेणी क्षेत्र का ही वो हिस्सा कहलाता है पूरी तरीके से। वो पहाड़ी क्षेत्र आपका यहाँ पर देखिए, ये अचानक हमारा हो गया, और इसके ऊपर जब गोरेला पेंडम मरवाही की तरफ जाएगा ये, तो बन जाएगा आपका अमरकंटक का क्षेत्र, ठीक है। और इसी में आपको थोड़ा सा पॉइंट भी याद रखना है, क्योंकि देखिए ये कबीरधाम के कुछ हिस्सों को बांट देता है, और यही कारण है कि आप बोल पाते हैं कि कबीरधाम जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका कारण ही क्या है? मैकल श्रेणी क्षेत्र इसका कारण मुख्य है, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा कि यदि हम लोग इसके मैप, रूट मैप को देखें, तो रूट मैप में याद रखिएगा, तो यहां पर जो नेशनल हाईवे है, ठीक है, नेशनल हाईवे जो है वो कुछ इस तरीके से, यहां जो है इसका अंतिम बॉर्डर जो है ये तखतपुर है, तखतपुर से आगे बढ़ता हुआ ये बाहर निकल जाता है और ये पथरिया तक जाता है। याद रखिएगा, कबीरधाम का पथरिया, इसे कहते हैं NH 130A, NH 130A, ठीक है। तो ये NH 130A है। और इसके साथ याद रखिएगा कि अगर हम लोग तहसील को देखें तो तहसील कहां कहां पर है, तो देखिएगा तहसील का जो क्रम है उसमें ये है आपका लोरमी, ये है आपका लोरमी, मुंगेली, और इसके बाद ये वाला हिस्सा है पथरिया, ठीक है। यहां पर देखिएगा ये जो क्षेत्र है मुंगेली से 25 किलोमीटर वेस्ट साइड यानी पश्चिम की तरफ जो है, यहां पर ये है आपका जरहा गांव, जरहा गांव क्षेत्र। और लालपुर थाना जो क्षेत्र है आपका, लालपुर थाना क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना थोड़ा सा, लालपुर थाना क्षेत्र, और ये लोरमी, मुंगेली, जरहा गांव और पथरिया का क्षेत्र है। और ये 5 तहसीलें आती हैं मुंगेली के अंतर्गत, ये 5 तहसीलें शामिल हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा इसी के अनुरूप या इसके अंतर्गत हम लोग जो मेन फैक्ट देखते हैं पथरिया, मुंगेली, जरहा गांव, लालपुर थाना और लोरमी के अंतर्गत, तो उसमें सबसे पहले आता है कि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है 130A आता है, ठीक है। और ये 130A जो है ये बिलासपुर की तरफ से आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो मुख्य बिंदु है, अगर हम लोग प्रशासनिक देखते हैं, उसके बाद अगर सामाजिक क्रम पे देखते हैं, तो सामाजिक क्रम पे थोड़ा याद रखिएगा कि सामाजिक क्रम के अंतर्गत मुंगेली का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर मुख्यतः 2 जनजाति जो है मुख्यतः तौर पर जानी जाती है, ठीक है। एक है आपका बैगा जनजाति और दूसरा है अगरिया, ठीक है। 2 जनजाति हैं, बैगा और अगरिया जनजाति यहाँ मुख्यतः निवास करते हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मैकल श्रेणी का क्षेत्र है, तो मैकल श्रेणी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर मेडिसिन का जो अलग ही जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहने का मतलब है कि बैगा जनजाति, और साथ ही साथ इनको कहा जाता है मेडिसिन मैन, जिसके कारण हम इन क्षेत्रों को देखते हैं तो इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ देखिएगा कि मुंगेली जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप विकास के तौर पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तुलनात्मक रूप से, चूंकि बिलासपुर का हिस्सा रहा है, फिर भी अगर आप वर्तमान हिस्सा में अगर आप उसको देखेंगे तो ये रायपुर और बिलासपुर के साथ उतना विकसित नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका कारण है, एक तो पहला कि सामान्य तौर से परिवहन की कमी, ठीक है। सामान्य तौर पर जो परिवहन की कमी है, सड़क माध्यम बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था पहले, ठीक है। वर्तमान में इसमें अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में जो सड़क व्यवस्था है ये बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन अगर आप 10 साल या 20 साल पहले देखेंगे, 10 साल पहले देखेंगे तो यहाँ पर सड़क व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब उसी के अनुरूप देखिएगा कि यदि हम लोग यहाँ पर सामान्य तौर पर त्यौहार देखें, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो बिलासपुर से संबंधित जितने त्यौहार होते हैं, ठीक है, लगभग सारे मनाए जाते हैं। जैसे कि आपका डेठून, छेरछेरा, गंगा दशहरा, ठीक है। डेटून, छेरछेरा, गंगा दशहरा, जीवतिया, ऐसे बहुत सारे त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं जो कि बिलासपुर से संबंधित देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम लोग जनजाति के अलावा अगर हम लोग देखें कि यहाँ का सामाजिक व्यवहार कैसा है या सामाजिक क्रम कैसा है, तो सामान्य तौर पर देखिएगा ये जो क्षेत्र है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र के तौर पर देखिएगा या किसी भी अनुरूप देखिएगा तो यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, मुंगेली और लोरमी, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुंगेली और लोरमी यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। याद भी रख लीजिएगा थोड़ा सा इसको। मुंगेली और लोरमी, ठीक है, 2 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। अब इसी के अनुरूप आपको याद रखना है कि जो सामाजिक व्यवस्था है यहाँ की, ये क्रमिक रूप से बहुत
फास्ट नहीं चल रही है। मतलब अगर सामान्य तौर पर आप दूसरे जिलों को देखेंगे, उस जिलों के अनुरूप जो है यहाँ की जो विकास क्रम है या विकास दर है ये बहुत स्लो है। ठीक है, विकास दर का क्रम जो यहाँ पर स्लो है। ठीक है, कारण क्या है? देखिए, मुख्य तौर पर जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कोई भी जिला या कोई भी क्षेत्र अगर मैदानी क्षेत्र में होता है तो उसका विकास क्रम थोड़ा फास्ट होता है। कारण क्या है? सरकार उस पर योजनाओं को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर पाती है। ठीक है, लागू कर पाती है, साथ ही साथ वहां पर योजना जो है क्रियान्वित हो जाती है। क्योंकि देखिए, मैं एक सामान्य सा एग्जांपल आपको देता हूं कि अभी आप लोग सुने होंगे कि अमृत जल मिशन योजना जो है ये क्रियान्वित हो रहा है। ठीक है, आपको बता दो कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर यह काम बंद हो चुका है। वो काम कैसे बंद हुआ है? तो पाइपलाइन बिछाई नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब पाइपलाइन बिछ नहीं पा रहा है। कारण क्या है? बीच में कुछ ऐसा पहाड़ आ गया, बीच में कुछ ऐसे स्थान आ गए हैं जो पथरीले क्षेत्र हैं, जिसके कारण पाइपलाइन नहीं बिछाया जा रहा है। ठीक है, और वही अगर आप तुलनात्मक रूप से किसी मैदानी क्षेत्र के जिलों को देखेंगे तो वहां पर बिल्कुल पानी की व्यवस्था पूर्णतः समायोजित है। ठीक है, तो ये दो मुख्य अंतर है कि किसी क्षेत्र में यदि अगर वहां की जो परिस्थिति है या फिर वहां पर जो पठारी जो क्षेत्र है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां की जो योजनाएं हैं या सरकार द्वारा इंप्लीमेंट करने वाली जो योजनाएं हैं ये प्रॉपर सही विकास दर से नहीं चल पाती है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ बिलासपुर में, ठीक है, सामान्य तौर पर बिलासपुर का जो काम आपको पता होगा कि बिलासपुर का काम आपको याद होगा, सीवरेज का काम जो है, ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ है और अब भी कितना समय हो चुका है? तो इसका मतलब समझिए कि पूरे सोचिए 2012-13 से स्टार्ट हुआ था और आज 22 हो चुका है, 23 स्टार्ट हो चुका है। तो समझिए कि लगभग इतने लंबे सालों से ये प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अब इतने लंबे सालों में क्या पैसे रुके हैं या पैसे उतने ही खर्च हुए हैं? तो आपको बता दूं कि पहले 400 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद 800 करोड़ रुपए, फिर 1200 करोड़ रुपए, इस तरीके से जुड़ते जुड़ते वो आज के डेट पे 1800 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। ठीक है, तो ये एक सामान्य तरीका है। कहने का मतलब है कि आप पहले जो मॉडल यूज करते हैं, हमने वो मॉडल यूज किया था इंदौर मॉडल। ठीक है, हमारे यहाँ का जो ये सीवरेज मॉडल है वो कहाँ का है? इंदौर मॉडल है। ठीक है, अब उसी मॉडल के अनुसार हम कहीं पर भी इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या वो स्थान और ये स्थान सेम है? नहीं है। ठीक है, आज आप लोग इस सड़क पे बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा, ये थोड़ा सा आप आगे जाएंगे यहाँ पर तो वहां पर कल के पानी के कारण सड़क धंस गई नीचे। ठीक है, ये आप मेन सड़क पे जाएंगे तो रास्ते पर आपको दिखेगा ये आपका अपोलो वाला जो रास्ता है। ठीक है, वहां पर जो सड़क है वो धंस गया है वहां पर नीचे। ठीक है, तो ये है सीवरेज का काम हमारा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहला मॉडल कोई भी होता है वो फ्लॉप हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे हम उस पर धीरे धीरे काम करते हैं, रिपीट काम करते हैं और रिपेयर का काम करना चालू करते हैं। तो ये हमारी सरकारी व्यवस्था है और साथ ही साथ इस स्थान की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक सामान्य तौर पर याद रखिए कि यही कारण है कि इसका विकास दर क्या है? थोड़ा कम है, धीरे क्रमिक रूप से चल रही है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि यहां पर सामाजिक व्यवस्था के बाद, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में 2-3 बातें याद रख लीजिएगा बस। यहाँ पर जनजाति कौन कौन निवास करता है, मुख्यतः जनजाति कौन सा निवास करती है और यहाँ पर मुख्यतः उनका त्यौहार क्या क्या हो सकता है। और सामान्य तौर पर देखिएगा, अगर हम किसी जिले की बात करते हैं तो वहाँ की जनसंख्या केवल जनजाति से भरा हुआ नहीं है। ठीक है, वहाँ पर पॉपुलेशन जो है 4 से 5 भाग में बटा होता है, जहाँ पर हम उसे कैटेगरी विभेद के तरीके से या फिर किसी धर्म के तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखिएगा। इसी के बाद अगर हम लोग यहाँ पर आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, यहां की जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुरूप देखिएगा। ठीक है, तो यहां की जो आर्थिक स्थिति है याद रखिएगा। आप इस रोड पर, मुंगेली रोड पर तखतपुर की तरफ जाएंगे तो यहां पर एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं खमरिया। ठीक है, ये मुंगेली का आईडीसी कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र क्या है आपका? खमरिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा कि यहां पर औद्योगिक के तौर पर या औद्योगिक क्षेत्र पर जो विस्तार है केवल खमरिया तक सीमित है यहां पर, उसके अलावा और भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है शामिल इसमें। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना है थोड़ा सा कि इन क्षेत्रों में यानी कि लोरमी, लालपुर थाना, जरहा गांव या मुंगेली या पथरिया की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो विकसित तहसील क्षेत्र है वो आपका मुंगेली है केवल। ठीक है, यानी इन सभी में मुंगेली जो है ये सबसे ज्यादा विकसित नजर आएगा आपको। ठीक है, सामान्य तौर पर यानी कि अगर हम यहाँ पर बिजनेस पर्पज पे देखें या फिर किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के पर्पज से देखें तो उसी रूट पर आपको केवल दिखेगा कि मुंगेली जो है ये विकास के तौर पर बाकी तहसीलों की तुलना में अधिक सक्सेस है और अधिक क्रमिक रूप से पॉपुलेशन को भी अधिक कवर करता है ये। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा कि यदि हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत याद रखिएगा कि यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, पहले तो याद रखिएगा यहाँ पर ये मैकल श्रेणी क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार की मिट्टी लगभग पाई जाती है। ठीक है, 2 प्रकार की मिट्टी, जिसमें एक तो है आपका
लाल पीली मिट्टी, ठीक है, और थोड़ी मिट्टी जो है यहाँ पर आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। लेटराइट मिट्टी का असर यहाँ पर देखने को मिलता है थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि मुंगेली का जो क्षेत्र है, जैसे आप इस तरफ मैकल श्रेणी की तरफ जाएंगे तो आपको लाल पीली मिट्टी का असर दिखेगा, और खासकर आपका कवर्धा जो क्षेत्र है वहां पर भी थोड़ा सा आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कवर्धा में ईंट बनाने का काम बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, यानी कवर्धा क्षेत्र में, ठीक है, ईंट बनाने का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका कारण भी यही है कि वहाँ पर लेटराइट मिट्टी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो लेटराइट मिट्टी का जो असर है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो जसपुर का क्षेत्र है थोड़ा सा, ठीक है, जसपुर बलरामपुर का जो हिस्सा है वहाँ पर है, और साथ ही साथ आपको कवर्धा के कुछ हिस्सों पर लेटराइट मिट्टी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चूंकि मुंगेली जो है कवर्धा से लगा हुआ है, इसके कारण यहाँ पर थोड़ी लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। तो लाल पीली मिट्टी और साथ ही साथ लेटराइट मिट्टी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर मुंगेली जो क्षेत्र है, ठीक है, मुंगेली क्षेत्र में अगर हम नदियों की बात करते हैं तो यहाँ की एक मुख्य नदी है, ठीक है, उसके बारे में पहुंचते हैं पहले, लेकिन उससे पहले पहाड़ को देखते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है, इसे कहते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार। अब इसके लिए थोड़ा सा याददाश्त बना के रखिएगा, क्योंकि पेंड्रा लोरमी का पठार का विस्तार बहुत खतरनाक है। एक बार पूछा गया था कि पेंड्रा लोरमी का विस्तार किन किन जिलों में है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन था उसमें मुंगेली, जीपीएम, गोरिल्ला पेंडा मरवाही और कोरबा। बताइए इनका विस्तार कहां कहां से कहां तक है। यानी पेंडा लोरमी का जो पठार है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो आपको याद रखना है कि यदि इसमें ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी, तो ये सभी में आता है, उपरोक्त सभी में आता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो देखिएगा इसका विस्तार जो है पेंडा लोरमी का पठार का कैसे है। तो यही पेंडा लोरमी का पठार, जो कि पेंड्रा का नाम लिखा गया यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है, चूंकि लोरमी से स्टार्ट होता है और पेंड्रा गया और उसके बाद कटघोरा तहसील तक चला जाता है ये, ठीक है। आपने पढ़ा है कि, देखिए इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा आप ऐसे याद रख सकते हैं, पेंड्रा लोरमी का पठार का विस्तार, ठीक है। और इस विस्तार में आपको याद रखना है जिले के हिसाब से, तो जिला तीनों जिला आएगा, ठीक है। कौन कौन सा, मुंगेली, दूसरा है आपका पेंड्रा गोरिल्ला मरवाही, ठीक है, और उसके बाद है आपका कोरबा। तो पेंड्रा में ये कहां पर विस्तृत है, लोरमी क्षेत्र में, पेंड्रा क्षेत्र में, मुंगेली में ये लोरमी क्षेत्र में है, और कोरबा में कटघोरा क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये तीन क्षेत्र हो गए इसमें। लोरमी में याद रखिएगा, और पेंड्रा में और कटघोरा में याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको जानकारी होगा कि यदि हम लोग बोलते हैं पलमा चोटी, आपने पढ़ लिया है पेंड्रा वाले क्रम पर पलमा चोटी, तो ये है आपका पेंडा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है, पलमा चोटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका कटघोरा का लाफागढ़, ये दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है, 1048 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, 1048 मीटर, और पलमा चोटी की 1080 मीटर, ठीक है। और मुंगेली में याद रखिएगा, मुंगेली में इसकी तीसरी चोटी है, ठीक है, जिसे कहा जाता है चंदेली पहाड़ या चंदेली चोटी, 821 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो तीनों क्रम याद रखिएगा कौन कौन से। तो मुंगेली में लोरमी क्षेत्र है, पेंड्रा गोरिल्ला पेंडा मरवाही में, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में आप याद रखेंगे पेंड्रा क्षेत्र के अंतर्गत इसका विकसित है क्षेत्र है। और यही कारण है कि पलमा चोटी का जो असर है, या पलमा चोटी आप देख पाते हैं कोरबा की तरफ दिखता है आपको, ठीक है, यही कारण है। तो इसी क्रम पर याद रखिएगा कि इन तीनों क्रम पर चंदेली पहाड़, पलमा चोटी और लाफागढ़ जो है, ये तीनों गोरिल्ला पेंडा आपके लोरमी का पठार या पेंडा लोरमी का पठार का तीनों स्तर है, ठीक है। और इसी का हिस्सा है आपका सिहावल पर्वत, ठीक है। और ये कहां पर है, मुंगेली जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है, सिहावल पर्वत। और कहां पर है, याद रखिएगा
इसी के एक हिस्से पर आपको पड़ेगा आपका सिहावल पर्वत, और यहीं से एक नदी निकलती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो नदी है आपका, कौन सी नदी है? मनियारी नदी, ठीक है। तो मनियारी नदी जो है कहां से निकलती है? सिहावल पर्वत से, ठीक है, याद रखिएगा। और सिहावल पर्वत से निकलकर लगभग 134 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है, यानी 134 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। 134 किलोमीटर की इसकी लंबाई जो है ये स्थान बनाती है छत्तीसगढ़ की नदियों में, मुख्य स्थान बनाती है इसी कारण से। और आपको याद रखना है कि इसके तटीय क्षेत्र पे, ठीक है, तटीय क्षेत्र पे कौन कौन सा क्षेत्र है या कौन कौन से क्षेत्र जो है नदियों के किनारे पड़ते हैं, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो नदियों के किनारे का जो क्षेत्र है उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है, लेकिन इसके साथ ही मनियारी नदी की सहायक नदियों का भी नाम थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो देखिएगा अगर इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो देखिएगा इसकी 4 मुख्यतः सहायक नदियां हैं, ठीक है, जिसमें आपके बिलासपुर की तरफ से 2 नदियां आती हैं, एक आपकी छोटी नर्मदा और घोंघा नदी, ठीक है, छोटी नर्मदा, ठीक है। और इधर से 2 नदियां हैं आपकी, एक है आपका आगर और एक है आपका टेसुआ, ठीक है, आगर और टेसुआ। तो ये जो 4 नदियां हैं उसमें से आपको बस थोड़ा सा याद रखना है कि जो आगर और टेसुआ है थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षेत्र स्थित है, जैसे श्वेत गंगा है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों के कारण इसमें थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ के जो पर्यटन क्षेत्र है उनका थोड़ा नाम वैल्यू करता है, ठीक है। अब इसी में याद रखिएगा कि जो ये पूरे क्षेत्र हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में आपको कुछ क्षेत्र याद रखना है, पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उनको याद रखना है। तो उसमें देखिएगा सबसे पहले जो क्षेत्र है मनियारी नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बलौदा बाजार की तरफ से, देखिएगा बलौदा बाजार की तरफ से एक नदी जो है आती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। बलौदा बाजार के पास से एक नदी आती है और ये आपका मनियारी नदी हो गया। और मनियारी नदी को कुछ इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिएगा, ये यहां से प्रवाहित हो जाती है और यहां से आपका शिवनाथ नदी, ठीक है, बलौदा बाजार की तरफ से शिवनाथ नदी आती है और बिलासपुर के पास वो संगम बनाती है किससे? मनियारी नदी से, ठीक है। यही कारण है कि आपसे पूछा जाता है कि जो ताला गांव है किसके संगम में बसा हुआ है, कौन सी नदी के संगम में बसा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए यहीं पर ये जो क्षेत्र है, ठीक है, आपका जो शिवनाथ नदी का जो क्षेत्र है ये कुछ इस तरीके से बदल जाता है, यानी कि इस तरीके से आकृति बनाता है, ठीक है। इस आकृति को हम कहते हैं मदकू द्वीप, ठीक है, और यही कहलाता है आपका मदकू द्वीप, ठीक है, ये मदकू द्वीप कहलाता है। इसके अलावा देखिएगा आपका यहां पर है श्वेत गंगा, ये पर्यटन के अंतर्गत आने वाला स्थान है श्वेत गंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा श्वेत गंगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा क्षेत्र बसा हुआ है, तो याद रख लीजिएगा इसमें एक पॉइंट से, ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो पहले तो याद रखिएगा कि शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है मदकू द्वीप, ठीक है, शिवनाथ नदी के तट पर क्या बसा हुआ है? मदकू द्वीप। और इसके बाद देखिएगा टेशुआ नदी के तट पर बसा हुआ है आपका श्वेत गंगा यानी मुंगेली, ठीक है, टेशुआ नदी के तट पर। और लोरमी बसा हुआ है मनियारी के तट पर, ठीक है, लोरमी का जो क्षेत्र है ये मनियारी के तट पर बसा हुआ है, यहां से मनियारी जो है लोरमी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और आगर का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसके लिए भी थोड़ा सा याद रखिएगा, आगर का जो क्षेत्र है यहां पर ये लालपुर थाना के आसपास का क्षेत्र कहलाता है, यानी लालपुर क्षेत्र आगर का नदी का है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अब देखिएगा इसी क्रम पर
यानी कि इसी क्रम पर अगर हम लोग देखें पहले मत्कु द्वीप के बारे में, तो हालांकि इसकी कहानी आप लोगों को बिल्कुल जानकारी में है कि मत्कु द्वीप का क्षेत्र क्या है और कौन कौन से इसकी खास बातें हैं। ठीक है, तो पहले मत्कु द्वीप की थोड़ी बात करते हैं। तो देखिएगा कि जो मत्कु द्वीप है, देखिएगा मत्कु द्वीप, बताइए किस लिए जाना जाता है मत्कु द्वीप को, क्या कारण है मत्कु द्वीप को जानने का? हाँ, मेला लगता है, क्रिश्चियंस का मेला लगता है। और किस लिए जानते हैं? बताइए, आप लोग गए हैं मत्कु द्वीप? कभी जाना नहीं हुआ मत्कु द्वीप, जाना नहीं हुआ है? शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। ठीक है, समझिएगा कि यहां पर जो है शिवलिंग जो है लगभग 12 शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। ठीक है, खनन के दौरान जो है 12 शिवलिंग मिला है। और इस शिवलिंग को देखकर यहां पर जो एक उपाधि इनको दी गई है, इसे कहा गया है केदार तीर्थ के नाम पर, यानी मत्कु द्वीप को केदार तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, उसको उपाधि अभी नया नया मिला है। कारण क्या है? लगातार शिवलिंग जो है यहां पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, शिवनाथ नदी के तट पर बसा क्षेत्र, शिवनाथ नदी जो है यहां से तट पर नहीं बसा है। शिवनाथ नदी जो है इसको दोनों तरफ से घेरा हुआ है। कहने का मतलब है शिवनाथ नदी जो है कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है और बीच में, याद रखिएगा, बीच में ये जो क्षेत्र है धीरे धीरे जो है द्वीप का आकृति ले लिया है। ठीक है, कहने का मतलब है आपने माजुली द्वीप का नाम सुना होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना असम क्षेत्र में। तो जिस तरीके से वो अपने मलबे के कारण बीच में नदी का रुकावट होता है और इस रुकावट के कारण ये क्षेत्र जो है एक स्थल भाग में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार मत्कु द्वीप भी जो है शिवनाथ नदी के मध्य क्षेत्र में बसा हुआ है। इस कारण से इसे द्वीप कहा जाता है। ठीक है, द्वीप की परिभाषा आपको जानकारी में होगा कि वह स्थल भाग जो चारों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे केदार तीर्थ के नाम से जाना जाता है और शिवलिंग। ठीक है, यानी उस क्रम पर खुदाई के दौरान जो है 19वीं शताब्दी के दौरान जो है यहां पर शिवलिंग जो प्राप्ति हुई है। ठीक है, 12 शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, जिसके कारण इसे नाम क्या दिया गया है, केदार तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि यहां पर ये जो क्षेत्र था, ठीक है, क्रिश्चियंस का मेला जो है यहां पर लगाया जाता है या लगता है यहां पर। ठीक है, धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो दो धर्मों से जुड़ा हुआ क्षेत्र कहला सकता है ये, एक आपका हिंदू धर्म से और दूसरा आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ दिख सकता है, धर्म के तौर पर दिख सकता है। तो धार्मिक तौर से याद रखिएगा कि यहां पर जनवरी से फरवरी माह के बीच में, ठीक है, क्रिश्चियन मेला लगाया जाता है। हालांकि ये कहानी कुछ इस तरीके का है कि आपको ये याद रखना होगा कि पहले जब अंग्रेजों या ब्रिटिश काल का समय था, तो इस समय जो है अंग्रेज जो है यहाँ पर शिकार करने आया करते थे। यानी इन क्षेत्रों पर शिकार के दौरान, देखिए ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे जो पुस्तकें हैं, जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, उससे हमको ये जानकारी मिलता है, जिसमें ये पता चल पाता है कि ये क्रिश्चियन मेला जो है प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, तो क्रिश्चियन का मेला जो ये प्रारंभ हुआ, सबसे पहले शुरुआती दौर पर यहां पर था कि अंग्रेजों के द्वारा यहां शिकार की प्रवृत्ति या शिकार का जो कार्य है वो किया जाता था। और धीरे धीरे जो है ये जो क्षेत्र है अंग्रेजों के लिए धीरे धीरे ये क्षेत्र जो है इंपॉर्टेंट हो गया और धीरे धीरे फिर ये क्या हुआ, सभा के तौर पर विकसित हुआ। यानी सभा के तौर पर विकसित हुआ और सभा में इनके द्वारा जो है प्रेयर किया जाता था यहाँ पर, और धीरे धीरे प्रेयर जो था और ये बदलकर आज मेला में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये 3 क्रम पर बदला। पहले शिकार के तौर पर जाना गया इसे, ठीक है, इन क्षेत्रों को, और उसके बाद सभा या कम्युनिटी के क्षेत्र पे जाना गया और धीरे धीरे फिर ये प्रेयर करने के लिए यहाँ पर आने लगे और इस तरीके से ये मेला में कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे धार्मिक मेला लगने लगा। ये कुछ इसी तरीके का है, समझिए कि किसी जगह पर कोई मंदिर की स्थापना की जाती है तो धीरे धीरे जो है मेला अपने आप लगना चालू हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये मेला का कॉन्सेप्ट यही है कि वहाँ पर लोग जो है, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ने लगता है तो लोग जो है अपने रोजगार को तैयार करने के लिए या रोजगार को बढ़ाने के लिए वहां पर आसपास मेला या सामान बेचना चालू करते हैं। उसी प्रकार ये मेला का शुरुआत हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो 3 क्रम पर मत्कु द्वीप को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। पहला, शिवनाथ नदी के अंतर्गत बीचों बीच जो स्थित क्षेत्र है मत्कु द्वीप कहलाता है। दूसरा, याद रखिएगा इसे केदार तीर्थ के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग शिवलिंग जो है 12 शिवलिंग जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद 3rd नंबर पर याद रखिएगा कि क्रिश्चियंस मेला लगता है धार्मिक रूप से। ये 2 धार्मिक स्थानों से जुड़ा हुआ है, दो धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, एक आपका हिंदुत्व से और दूसरा क्रिश्चियन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा, आप पहुंचते हैं श्वेत गंगा। ठीक है, और श्वेत गंगा के पास देखिएगा, श्वेत गंगा जो क्षेत्र है उसके क्रम पर थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा कि श्वेत गंगा जो है यहां पर राम जानकी मंदिर स्थित है। ठीक है,
राम जानकी मंदिर स्थित है। तो राम जानकी मंदिर जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इसकी इतिहास आपको मुंगेली के साइट पर भी नजर आएगा। मुंगेली के गवर्नमेंट जो साइट है उस पर भी श्वेतगंगा के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके संदर्भ पर मैं आपको बातें बता रहा हूं। तो देखिएगा उस पर जानकारी दी गई है कि फड़ी नागवंश के शासक जो थे, ठीक है, आपको पता होगा कि कबीर धाम में फड़ी नागवंशी शासक थे, ठीक है। तो इनको एक बार सपना आया कि गंगा जी के बारे में, ठीक है, गंगा जी के सपने के बारे में इन्होंने जो उद्वेलित बातें कही कि यहाँ पर श्वेतगंगा जो है एक कुंड बनाया जाए, ठीक है, एक कुंड बनाया जाए। और ये कुंड जो है किसका होगा, टेशवा नदी का होगा। याद रखिएगा ये कुंड जो है टेशवा नदी से संबंधित है, यानी इसे कहा गया पहले श्वेत गंगा। ये शब्द है पहले का क्या नाम है, श्वेत गंगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ी में स का प्रयोग ना होने के कारण ये बन गया आपका श्वेत गंगा। याद रखिएगा ये जो स है हमारे छत्तीसगढ़ी में इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, श्वेत गंगा कहते हैं। तो इस श्वेत गंगा का जो क्रम है याद रखिएगा फड़ी नागवंशी शासक से जुड़ा हुआ है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वेत गंगा जो पर्यटन स्थल है या फिर श्वेत गंगा जो इतिहास है वो किस शासक से जुड़ा हुआ है या किस शासन पद्धति से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा फड़ी नागवंशी शासक से, ठीक है। अब ये फड़ी नागवंशी शासक जो थे ये टेशवा नदी के का जो उद्गम क्षेत्र है उसे एक कुंड यानी श्वेत गंगा कुंड के नाम से जाना जाता है। उस कुंड को श्वेत गंगा कुंड कहते हैं और यहाँ पर राम जानकी मंदिर स्थापित किया गया है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आप मुंगेली से खमरिया की तरफ आगे जाएंगे तो यहां पर एक क्षेत्र है, एक मंदिर है जिसे कहा जाता है इसे कहा जाता है घुमेश्वर मंदिर। घुमेश्वर शिव मंदिर, ठीक है। ये घुमेश्वर शिव मंदिर में किसकी पूजा होती है, ऐसा लगता होगा आपको, क्योंकि शिव जी लिखा हुआ है, मतलब कहने मतलब है ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर शिव जी की पूजा होती है, यहां पर घुमेश्वरी माता की पूजा होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है आपका, याद रखिएगा कि यहां पर घुमेश्वरी माता जो पूरी तरीके से सिंदूर से पूरी ढकी हुई होती है, ठीक है। तो इनका जो अद्भुत जो दृश्य है वो दृश्य इसीलिए नामांकन किया जाता है या दृश्यांकन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये शिव मंदिर है और इसमें माता विराजित है और यहाँ पर पूर्णतः सिंदूर से पूरी तरीके से ढकी हुई है, पूरी तरीके से इनकी जो प्रतिमा है पूर्णतः सिंदूर से ढकी हुई है, ठीक है। तो घुमेश्वरी माता याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, घुमेश्वर शिव मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको मुंगेली से खमरिया की तरफ जब आप जाएंगे तो उस रूट पे पड़ता है ये, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर ये बरेला जो क्षेत्र है, बरेला नाम सुना होगा आप लोगों ने, इससे पहले पड़ता है, बरेला से पहले का क्षेत्र है ये, ठीक है। और इसी के बाद देखिएगा मुंगेली से आप श्वेतगंगा की तरफ से आप जरहा गांव की तरफ जाएंगे तो जरहा गांव के पास जो है चरहा गांव से थोड़ा पहले, यानी कि अगर आप इस रूट पर देखते हैं पथरिया की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो इस तरफ जो है आप जाएंगे तो यहां पर सत्यनारायण मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर, ठीक है। तो भारत का दूसरा मंदिर कहलाता है ये सत्यनारायण मंदिर, पूरे भारत का दूसरा मंदिर है, ठीक है, सत्यनारायण मंदिर। और यही इसकी खास बात है, याद रखिएगा, ठीक है, कि सत्यनारायण मंदिर जो है ये पूरे भारत में आपको राजस्थान में एक मिलेगा और दूसरा आपके मुंगेली में है, ठीक है, सत्यनारायण मंदिर। हाँ, पहले पड़ता है ये सत्यनारायण मंदिर। एक्चुअल में इसका नाम जो है महल के आसपास, यानी महल जो एक शब्द है उसके आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। ये सत्यनारायण मंदिर जो है ये पर्टिकुलर इस क्षेत्र में पड़ता है, नहीं पारा नहीं है, महल ऐसा कुछ शब्द है इसका, ठीक है। तो उस महल क्षेत्र के आसपास पड़ता है ये आपका सत्यनारायण मंदिर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद देखिएगा जो मुंगेली का जो क्षेत्र है, ठीक है, मुंगेली का ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत आपको 1 से 2 और इंपॉर्टेंट जगह जो मिलते हैं, ठीक है। जनरली जो है इसमें अगर हम बात करते हैं नदियों के क्रम पर तो सरकार के द्वारा पर्यटन का जो क्षेत्र है वो श्वेतगंगा को विकसित किया जा रहा है, धीरे धीरे जो है श्वेतगंगा जो है ये विकसित होगी, ठीक है, अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं इससे। और पर्यटन के नाम पर देखिए यहाँ पर जो पर्यटन के नाम पर जो क्षेत्र है मुख्यतः वो मनियारी नदी के तटीय क्षेत्रों पर ही मिलते हैं, यानी कि मनियारी नदी के तटीय क्षेत्रों पर मिलेंगे, मुंगेली के आसपास का जो क्षेत्र होगा उस पर, ठीक है। इसके बाद पथरिया की तरफ जो है वो है आपका मटकू द्वीप और अंततः आप बलौदा बाजार की तरफ से बाहर निकल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो उस क्रम पर आपको जो जितना भी सबसे ज्यादा जो स्थान मिलेगा वो मुख्यतः मुंगेली के आसपास का क्षेत्र ही है, ठीक है, यानी श्वेतगंगा हो गया,
घुमेश्वर शिव मंदिर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा फिर आपका सत्यनारायण मंदिर हो गया। इस तरीके से 3-4 जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मुख्यतः जाने जाते हैं। यानी जो मुंगेली का जो क्षेत्र है उसमें जो भी पर्यटन का है या फिर मंदिर का जो क्षेत्र है या नदियों के तटीय क्षेत्र है, इनमें आपको 3 से 4 जगह जो है याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसी क्रम पर, ठीक है, इसी क्रम पर आपका जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर चट्टाने देखते हैं तो यहाँ पर ये जो चट्टान है ये कडप्पा चट्टानों से बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो चट्टाने हैं वो मुख्यतः कडप्पा चट्टानों का हिस्सा है, ठीक है। और उसी के अंतर्गत याद रखिएगा इसी के अंतर्गत आप याद रखिएगा कि जो भी इसके क्रम पर, जो भी क्रम पर इसमें भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्रम के अंतर्गत आपको याद रखना है कि भौगोलिक जो क्रम है, ठीक है, इसमें आपको नदियां, ठीक है, और नदियों के साथ साथ यहाँ पर जो चट्टानें हैं पाई जाती हैं तो कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बिलासपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो कडप्पा के क्रम की चट्टानें होने के बावजूद यहाँ पर मिनरल्स की जो क्षेत्र है, मिनरल्स के नाम पर अगर जो क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर मिनरल्स का अभाव है, यानी मिनरल्स के क्रम पर इसमें थोड़ी कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये जो हिस्सा है आपका मध्य प्रदेश से लेकर ये पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं अचानक कमार का क्षेत्र, ठीक है। अब ये अचानक कमार का जो क्षेत्र है इसके लिए थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो सबसे पहले तो ये बायोस्फीयर रिजर्व बाद में बना है, इससे पहले क्या था, ये अभयारण्य था, ठीक है। तो 1975 में ये अभयारण्य बना है, याद रखिएगा अचानक कमार अभयारण्य, ठीक है। मुख्यतः याद रखेंगे कि इसका जो हिस्सा है ये दोनों राज्यों में है, आपका मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जाएंगे तो उसे अचानक कमार नहीं कहा जाता, अमरकंटक कहा जाता है उस तरफ, ठीक है, और इस तरफ कहा जाता है आपका अचानक कमार, ठीक है। अचानक कमार अभयारण्य की स्थापना की गई है 1975 में, ठीक है। और इसके बाद इसे 2005 में क्या कर दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया, ठीक है। 2005 में से बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर 2006 और टाइगर रिजर्व 2009 में स्थापित किया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 2006, टाइगर रिजर्व 2009 जो है स्थापित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में और टाइगर रिजर्व 2009 में, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाने वाला जो क्षेत्र है आपका अचानक कमार है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है आपको जानकारी होगा, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है कि किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, सरकार के द्वारा चिन्हांकित किसी भी क्षेत्र में जो कि पहले से भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप एक विभिन्न प्रकार से या जब हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, जो यहाँ का बायोम है, ये पूरा बायोम जो है संरक्षित किया जाए, ठीक है। यहाँ पर जो विशेष रूप से देखिए सरकार किसी भी क्षेत्र को चिन्हांकित नहीं कर लेती, ऐसा नहीं कि बिलासपुर का कोई भी शहर को बोलेगी अब इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका इतिहास ही कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पर पहले से ही विशेष प्रकार के पेड़ पौधे, विशेष प्रकार के मिट्टी, विशेष प्रकार के जीव जंतु जो है संरक्षित रूप से पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर संरक्षित होते हैं, उनका एक आवासीय जो नेचुरल आवास है वो मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके सरकार जब देखती है कि किसी क्षेत्र में पर्टिकुलर विशेष प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, विशेष प्रकार के पेड़ पौधे हैं, मृदा है, तो उस स्थान को क्या करती है सरकार, संरक्षित घोषित करती है। पहले तौर पर संरक्षित होता है वो, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसको बायोम या बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत याद रखिएगा ये पूर्णतः आरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है, पूर्णतः आरक्षित क्षेत्र होता है। और आरक्षित क्षेत्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप कोई भी ऐसे मानवीय घटनाक्रम को शामिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि अचानक कमार में आप जैसे ही अमरकंटक की तरफ जाते हैं तो जैसे उसको रास्ते में आपको पड़ेगा तो लगभग 5 जो है टोल नाके पड़ेंगे आपको, ठीक है, नाका पड़ेगा आपको, यानी कि हर बार ये पता करना होता है कि आप रास्ते में कितने समय रुके हैं और कहां से कहां तक जा रहे हैं और आप कौन हैं विशेष रूप से, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बीच में रुककर पिकनिक मनाने लग गए आप, ठीक है। तो उन सभी के संरक्षित करने या उन जीवों के लिए संरक्षित करने के लिए इस 5 नाके को बनाया गया है। समझिए एक ही सड़क में लगातार कुछ ही दूर में 5 नाके, ठीक है, ताकि आपके रिपोर्ट लगातार पेश होती रहे, वहां पर लगातार उसको देखा जाए कि आप कहां से कहां तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक तरीका संरक्षित करने का, ठीक है। तो उसे एक बना दिया गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व बाद में 2005 में, और देश का 14वें नंबर का ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, 14th क्रम का है, याद रखिएगा। और आपको याद रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें 3 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं हम लोग कोर क्षेत्र, ठीक है। जो सबसे पहला क्षेत्र होता है अंदर की तरफ वो कहलाता है कोर, और उसके बाद होता है आपका बफर, और तीसरा नंबर पे होता है आपका
संक्रमण क्षेत्र, ये बायोस्फीयर रिजर्व को इस तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आपको अभ्यारण्य भी मिल जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान भी मिल जाएगा, मतलब एक बड़ी प्रणाली है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, और इसी के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यानी एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत और भी चीजें देखने को मिल सकती हैं इसमें। ठीक है, और उसी के तरफ याद रखिएगा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, कोर सेक्टर, तो याद रखिएगा कोर सेक्टर ऐसा होता है इसका, या कोर क्षेत्र ऐसा होता है कि जहां पर कोई भी मानवीय कार्य गलती से भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि ये एकदम संरक्षित क्षेत्र होता है, इस जगह पर किसी का भी आना जाना बिल्कुल वर्जित होता है। ठीक है, उसके बाद बफर जोन जो होता है, यहां पर कभी कभार आपको घर दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बफर जोन के आसपास जो है कभी कभार जो वहां पर पहले से निवास कर रहे हैं जनजाति हैं या पहले से वहां पर रहते हैं, उनके घर कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो है संक्रमण क्षेत्र है, ये शहर के बाहर से लगा हुआ होता है थोड़ा बहुत। जैसे आप जिस सड़क से आप जाते हैं तो वो संक्रमण क्षेत्र से जाते हैं, यानी अमरकंटक जा रहे हैं आप, तो यहां से जा रहे हैं आप, इस रूट से जा रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो रूट होगा आपका, ये संक्रमण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जिसमें ये पता रहेगा कि यहां से विचरण करने वाले जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप उससे कोर सेक्टर से काफी दूर में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सड़क जो है बनाई जाती है, किसके लिए? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। ठीक है, तो याद रखिए 2005 में स्थापित किया गया, भारत का 14वें क्रम का ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अचानक कमार याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा कि इस क्रम पर हमने सारा कुछ देख लिया है। इस क्रम पर मुंगेली के जो क्रम है उसमें हमने सारी चीज देखी है, और इसके अलावा आपको पीडीएफ और नोट्स में आपको इस क्रम पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए